क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टप्पल। इनमें से कौन सा पाइथन का टप्पल है? तो इसमें से राइट आंसर है सी। टप्पल हमेशा इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। टप्पल ना तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, स्क्वायर ब्रैकेट में कभी भी टप्पल नहीं लिखे जाते, ना ही जो ऑप्शन बी में कर्ली ब्रेसेस लिखा हुआ है इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा के लिखे जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। जिस तरीके से ब्रैकेट लगे इस तरीके से ब्रैकेट लगा के ही टप्पल लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन। फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? तो कीवर्ड यहाँ पे जो फंक्शन है उसका मतलब है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब भी आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को लिखते हैं तो आपको यहाँ पे कीवर्ड लगाना होता है DEF। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द डैश सिंबल इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के शुरुआत में कौन से सिंबल का यूज किया जाता है? तो फ्लो चार्ट की शुरुआत हमेशा ओवल शेप से ही होती है, तो ए इज अ राइट आंसर। इसको ओवल शेप भी बोलते हैं या फिर पिल शेप भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। इनमें से कौन सा अमान्य वेरिएबल है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी शुरुआत किससे है? लेटर से है। वेरिएबल में आपकी जो भी वेरिएबल होता है उसकी शुरुआत हमेशा यानी कैरेक्टर से ही होती है। फिर इसमें अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर के रूप में अलाउ होता है वेरिएबल नेम में। और फिर इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू भी अलाउ होती है वेरिएबल नेम को डिफाइन करने में। सो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1 नंबर से शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, वेरिएबल नेम जब आप डिफाइन करते हैं तब उसमें कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी शुरुआत में नहीं होगा। वेरिएबल नेम की शुरुआत हमेशा कैरेक्टर से ही होगी। ठीक है, तो 1 जो है वो स्टार्टिंग में है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इनवैलिड वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। सी देखिए, सी में क्या लिखा हुआ है? 2। ठीक है, 2 आप लिख सकते हो। ये भी देखिए नॉर्मल कैरेक्टर से शुरू हुआ है, कैरेक्टर्स में लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी देखिए, डी में अंडरस्कोर लगाए। ठीक है, वेरिएबल नेम में अंडरस्कोर हो सकता है। सो ऑप्शन बी जो है वो इनवैलिड वेरिएबल है, इसलिए जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये कोड दिख रहा है, आपको इसका आउटपुट बताना है। इसके आउटपुट को समझने के लिए हमें इसका प्रैक्टिकल देखना होगा। चलिए आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं और फ्लो डिवीजन के कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से सीखते हैं। गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फ्लो डिवीजन का कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट को हम यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था फ्लो डिवीजन का कंसेप्ट, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 9 फ्लो डिवीजन एंड 2। अब देखा जाए तो यदि आप 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा 4.5। ओके, आंसर क्या आएगा? 4.5। अगर आप यहाँ पे सेम यहाँ पे आप फ्लो डिवीजन लगाते हैं, यानी डबल डिवाइड का यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में जो आंसर है वो क्या आ रहा है? इंटीजर के रूप में आ रहा है। फ्लो डिवीजन ने यहाँ पे आंसर इंटीजर के रूप में क्यों दिया? ध्यान दीजिए, फ्लो डिवीजन यदि दी गई वैल्यू इंटीजर है, जैसे 9 क्या है? आपकी इंटीजर टाइप है, और 2 कौन सा है आपका? ये भी इंटीजर टाइप है। यदि दी गई दोनों वैल्यू डिवाइड की कंडीशन में इंटीजर टाइप है तो आंसर हमेशा इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए जो वैल्यू है वो यहाँ पे फ्लोट टाइप में हो गई। ठीक है, वैल्यू जो है, जो दी गई वैल्यू है, ठीक है, वो फ्लोट टाइप में हो गई। कोई से भी एक वैल्यू, जैसे 9.2, ये कौन सा हो गया? फ्लोट टाइप में हो गया। ठीक है, तो दिए गए इनपुट में से एक भी वैल्यू यदि फ्लोट टाइप में हो जाती है तो उस कंडीशन में फ्लोट डिवीजन आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में देता है। तो फ्लोट डिवीजन के यहाँ पे 2 बातें याद रखिएगा। यदि दिए गए इनपुट इंटीजर टाइप के हैं तो आंसर हमेशा इंटीजर में ही प्राप्त होगा, भले ही उसका आंसर फ्लोटिंग टाइप में आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात, यदि दिया गया इनपुट यानी दो नंबर दिए जा रहे हैं डिवीजन में से, उनमें से दोनों में से एक भी नंबर
अगर फ्लोटिंग टाइप का है तो आंसर फ्लोटिंग टाइप में ही आएगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, जो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा उस रूप में हमेशा हमेशा पॉइंट के बाद क्या लगेगा, 0 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 9.2 डिवाइड बाय 2 करो तो आंसर शायद कुछ और आएगा, लेकिन जो आंसर है इसने क्या दिया, 4.0। तो ध्यान रखिए फ्लोटिंग पॉइंट में तो आंसर देगा, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट में भी हमेशा पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 0 लगाकर ही आंसर देगा। और कोई वैल्यू पे हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज मैंने लिखा प्रिंट और मैंने यहाँ पे लिखा 15.7 फ्लोर डिवीजन एंड 5। ठीक है, 5 से डिवाइड कर रही हूँ मैं 15.7 को। आंसर क्या आ रहा है, देखिए 3.0। ठीक है, क्योंकि क्यों आ रहा है, क्योंकि दिया गया जो दी गई वैल्यू कौन सी है, फ्लोटिंग टाइप की, तो आंसर फ्लोटिंग टाइप में तो आएगा। लेकिन फ्लोटिंग टाइप में हमेशा पॉइंट के बाद 0 ही आएगा, भले उसके बाद कोई सी भी वैल्यू डिवीजन में आती हो। फाइन, ओके। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे a और b नाम के दो वेरिएबल लिए गए हैं और फिर उनको फ्लोर डिवीजन से डिवाइड किया गया है। तो आप चाहे वैसे करके देखिएगा या मैं डायरेक्ट करके बता रही हूँ। प्रिंट लिया और प्रिंट फंक्शन का यूज किया 12.6 एंड फ्लोर डिवीजन किससे, फ्लोर डिवीजन इज यहाँ पे लिखा 2। आंसर देखिए, आंसर क्या आ रहा है, 6.0। फाइन, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर 6.0। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है और लिस्ट के अंदर वैल्यू है 132 और बोला गया है कि आप लिस्ट 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई का ये मतलब नहीं है कि लिस्ट के अंदर के जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बल्कि जब भी आपको मल्टीप्लाई बाय 2 मिल गया इसका मतलब जो लिस्ट है वो उसके जो नंबर हैं वो डबल टाइम प्रिंट हो जाएंगे, यानी वैल्यू डबल बार रिपीट हो जाएंगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आइडेंटिफाई द राइट वे टू क्लोज अ फाइल। फाइल को क्लोज करने का सही तरीका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, फाइल डॉट क्लोज। जब भी हमें कोई फाइल को क्लोज करना होता है तो फाइल डॉट क्लोज लिखते हैं और क्लोज के बाद बाकायदा इस तरीके से ब्रैकेट्स लगाते हैं क्योंकि क्लोज एक फंक्शन है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू रन अ प्रोग्राम। प्रोग्राम जो आपका रन होता है उसका सही सीक्वेंस क्या है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, अपना सोर्स कोड लिखते हैं। फिर जब आप कोड लिखते हैं तब वो कोड कंपाइल होता है कि आपने कोड सही लिखा है या नहीं। आपने देखा होगा पाइथन में आप कोड लिखते हैं और आप उसे रन करते हैं, तो अगर कुछ गलती होती है तो वो कोड रन ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि कंपाइलर क्या होता है, रन होने से पहले चेक करता है कि आपने प्रोग्राम सही लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, और फिर जो कंपाइलर है वही आपके सोर्स कोड को क्या करता है, मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, आप कोड लिखते हो, कोड लिखने के बाद आपका कोड क्या होता है, कंपाइल होता है। ठीक है, अब कंपाइल होके, मैंने अभी बताया कंपाइल क्यों होता है, कंपाइल इसलिए होता है क्योंकि वो मशीन की भाषा में कन्वर्ट होता है कंपाइलर के द्वारा। ठीक, अब जब वो मशीन की भाषा में कन्वर्ट होता है फिर क्या होता है, कोड है जो मशीन की भाषा में परिवर्तित हुआ है वो क्या करेगा। अब जैसे आपकी पाइथन की एक पूरी लाइब्रेरी है, सब पाइथन सॉफ्टवेयर वर्क करता है ना, तो आपका कोड किस तरीके से वर्क करेगा, प्रिंट फंक्शन कैसे काम करेगा, इस सब के लिए एक प्रॉपर लाइब्रेरी बनी हुई है। ठीक है, तो मशीन की भाषा में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब वो कोड क्या होता है, लाइब्रेरी से लिंक होता है ताकि उसे समझ में आ सके कि पाइथन कंपाइलर को क्या करना है। ठीक है, तो थर्ड चीज़ समझ में आई, सबसे पहले आपने कोड लिखा, फिर आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद लिंक हो गया, अब लाइब्रेरी से लिंक हो गया यानी प्रोग्राम आपका तैयार हो गया। अब प्रोग्राम तैयार हो जाने के बाद अब वो मेमोरी में जाके क्या होता है, लोड होता है। ठीक है, सो फोर्थ स्टेप होती है लोड। अब वो मेमोरी में लोड हो जाने के बाद अब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। जो प्रोग्राम बनाओगे उसके लिए पहले सोर्स कोड लिखोगे, फिर उस कोड को कंपाइल करोगे, फिर आपका जो सोर्स जो कोड है वो लाइब्रेरी से लिंक होगा, उसके बाद मेमोरी में लोड होगा और देन फाइनली एग्जीक्यूट होगा। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
और इसको समझने के लिए हम चलिए फिर से एक और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे गाइस जो प्रॉब्लम दी हुई है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, ये आई है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि आई नाम का एक मेमोरी लोकेशन है इस तरीके से, और उस आई नाम के मेमोरी लोकेशन के अंदर 1 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। यानी हमने 1 को आई मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर किया है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है वाइल। वाइल क्या होता है? वाइल एक लूप होता है। इस लूप में क्या होता है? कंडीशन होती है। इस लूप के बाद यानी वाइल लिखा होता है, वाइल के बाद एक कंडीशन लिखी होती है। अब कंडीशन, 2 चीज़ें होती है कंडीशन में, या तो यहाँ लिखी हुई कंडीशन ट्रू होगी यानी सही होगी, या फिर यहाँ लिखी हुई कंडीशन फॉल्स होगी यानी गलत होगी। अब जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक आपका जो कर्सर है वो वाइल लूप के अंदर आता है, ठीक है। अब वाइल लूप के अंदर कहाँ आएगा? जितनी भी चीज़ें इस तरीके से इंडेंट फॉर्म में लिखी हैं वो सारी चीज़ें वर्क करेंगी जब जब वाइल की कंडीशन ट्रू होगी, और जैसे ही वाइल की कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, वैसे क्या होता है, इसके इंडेंट फॉर्म के बाहर यानी अनइंडेंट फॉर्म में यहाँ पे सपोज कुछ लिखा होता, सपोज यहाँ लिखा होता प्रिंट हेलो, तो कंडीशन फॉल्स हो जाने के बाद जो कर्सर है वो आपका यहाँ पर आता, और जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपका कर्सर जो भी चीज़ें इंडेंट फॉर्म में लिखी हुई है, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा अंदर की तरफ लिखी हुई है, ठीक है, तो जो भी इंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है वो वर्क करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। अब चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ लिखा है वाइल ट्रू, यानी कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक क्या करो, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कर्सर अंदर आया, हमने उसको कंडीशन दे दी इफ़, यदि आई मीन्स आई के अंदर वैल्यू कितनी है 1, तो हमने बोला यदि 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 2 से डिवाइड होने के बाद, ठीक है, इक्वल 0। इस बात का ये मतलब है कि 1 2 से डिवाइड होने के बाद यदि 0 रिमाइंडर देता है, ठीक है, मॉड्यूलस का अर्थ क्या होता है? रिमाइंडर। ध्यान रखिएगा, इसको मैं एक बार और यहाँ पे आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है क्वोशंट। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्वोशंट, ठीक है, यानी भागफल। तो 5 और 2 से को यदि डिवाइड करोगे तो आंसर आपका जो आएगा वो कितना आएगा? 2.5, ठीक है। लेकिन इन केस आपने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया 5 मॉड्यूलस, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। परसेंटेज तब वो परसेंटेज नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मॉड्यूलस। परसेंटेज तब बोलते हैं जब ये किसी नंबर के सिर्फ और सिर्फ बाद में लगता है, यानी एक ही नंबर के साथ लगता है, और जब ये 2 नंबर के बीच में लगता है तब हम इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। ये रिमाइंडर का भी साइन होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से कंडीशन लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है शेषफल, यानी 5 जब 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 2 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर देगा वो इसका आंसर होगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1। चलिए अपने कंडीशन पे वापस आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? 1 मॉड्यूलस 2, यानी 1 को 2 से डिवाइड करने पे, यानी 1 जो है वो 2 से डिवाइड होने पे क्या रिमाइंडर देगा? तो रिमाइंडर की एक सिचुएशन और याद रखिएगा, जब रिमाइंडर लिखा हो यानी मॉड्यूलस का साइन हो और ऊपर की तरफ छोटी संख्या हो, यानी जो संख्या नीचे दी गई है उससे संख्या छोटी हो 1, तो हमेशा जो छोटी संख्या है वो आंसर आ जाता है। सो 1 मॉड्यूलस 2 का जो आंसर है वो कितना आएगा? 1, ठीक है। 1 मॉड्यूलस 2 का आंसर क्या आएगा? 1। ये 10 नहीं है, ये 1 है, 1 के बाद ये मॉड्यूलस का साइन है, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब कंडीशन देखिए क्या कह रहे हैं, इफ़ यदि 1 2 से डिवाइड होने पर यदि रिमाइंडर 0 आता है तब तो ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे इसका जो आंसर है वो 0 तो आ नहीं रहा है, वो आंसर कितना आ रहा है? 1। तो इफ़ कंडीशन के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या हो गया? फॉल्स। इफ़ के साथ जो कंडीशन लिखी होती है वो यदि फॉल्स हो जाती है तो कर्सर कभी भी इफ़ के पास में जो भी लिखा होता है वहाँ पर कभी भी नहीं जाता, यानी इस स्टेटमेंट पे जंप नहीं करता यदि कंडीशन फॉल्स होती है तो, ठीक है। कहाँ जंप करता है? उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे, यानी जो भी इसके अनइंडेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ब्रेक का लिखा हुआ है इसके इंडेंट फॉर्म में। अगर ये कंडीशन ट्रू होती
तो इफ़ के इंडेंट फॉर्म में यानी नेक्स्ट लाइन में इंडेंट फॉर्म में जो भी लिखा होता है व्हाटएवर, वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये क्या करता है, इसके अनइंडेंट फॉर्म पर लौट कर आता है। तो ये कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ पर आएगा कर्सर, अनइंडेंट फॉर्म में जो लिखा हुआ है, ठीक है। इंडेंट फॉर्म उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा अंदर की तरफ लिखा होता है ना, एक टैब के स्पेस के बाद लिखा होता है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो ये इंडेंट फॉर्म में, ये अनइंडेंट फॉर्म में। सो अनइंडेंट फॉर्म पर आया। अनइंडेंट फॉर्म पे आने पर हमने क्या बोला, प्रिंट आई के अंदर जो वैल्यू है उसको तुम क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो आई के अंदर वैल्यू कितनी है, आई के अंदर वैल्यू है 1, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब हमने बोला तुम आई को क्या कर दो, 2 से इंक्रीज कर दो, यानी आई के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है 1, इसको तुम क्या कर दो, 2 से बढ़ा दो, यानी 1 + 2 कर दो। 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो आई के अंदर जो वैल्यू है उसको तुम क्या कर दो, 2 में ऐड कर दो। तो आई के अंदर वैल्यू कितनी है, 1, और इसको 2 में ऐड कर दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। फिर से स्टेटमेंट अच्छे सुनो। इस लाइन का ये पूरा ये मतलब होता है कि आई के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है उसको तुम 2 से ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद आई मेमोरी लोकेशन के अंदर ही स्टोर कर दो, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये सेम इस तरीके से होता है, आई = i + 2, ठीक है। इसी को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है। सो i + 2 यानी 1 + 2 कितना हो गया, 3, और 3 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, आई के अंदर। तो आई की वैल्यू पहले तो 1 थी, तो अब आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई, यहाँ पे 3 हो गई, 1 हट गई, ठीक है। अब लूप की कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, लूप जो है वो उसके इंडेंट फॉर्म में चलता है जब कंडीशन ट्रू है। तो वाइल में कंडीशन तो ट्रू है, वैसे ट्रू लिखा हुआ है, कोई कंडीशन नहीं लिखी लेकिन ट्रू लिखा है, यानी इसकी ट्रू ही माना जाएगा हमेशा। यहाँ तक का काम हो गया। अब लूप में जब काम पूरा हो जाता है, जैसे काम पूरा हो जाता है, कर्सर वापस से लूप पर जंप करता है। वापस से कर्सर लूप पे जंप करा तो उसने बोला वाइल ट्रू, यानी कंडीशन जब तक ट्रू है। तो इसने बोला, इसने खुद नहीं बता दिया वाई, मतलब कंडीशन नहीं दी लेकिन इसने खुद नहीं कह दिया ट्रू, यानी कंडीशन जो है वो व्हाटएवर जो भी हो मतलब वो ट्रू है, ठीक है। या तो यहाँ कोई कंडीशन होती तो हम उसे चेक करते, अब उसने बोला ही नहीं चेक करो, उसने तो बोला भैया ये तो ट्रू ही है, तो ये जो वाइल लूप है उसकी कंडीशन ट्रू है यहाँ, ठीक है। ट्रू है तो वापस लूप के अंदर आया। अब फिर से इफ़ i मॉडुलस 2, क्या i के अंदर रखी वैल्यू 3 2 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर देगी, तो i की वैल्यू यानी 3 2 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर नहीं देती, तो कंडीशन फॉल्स हुई, तो ब्रेक पर तो नहीं आएगा, उसके अनइंडेंट फॉर्म में जो भी लिखा है वहाँ पर आ गया। अब क्या प्रिंट करवाया उसने, i की वैल्यू कितनी आ गई, 3। फिर यहाँ पर आए, सो सेम यही वाली कंडीशन फॉलो हो गई। i के अंदर वैल्यू अब कितनी है, यहाँ पे 3 है और +2, 3 + 2 कितना हो गया, 5। तो i के अंदर कितना स्टोर हो गया, 5 स्टोर हो गया, ठीक है। सो i की वैल्यू पहले 3 थी ना, अब i की वैल्यू 3 से हट कर क्या हो गई, 5 हो गई। अब यहाँ से फिर जंप करेगा वो वाइल लूप की कंडीशन पर। अब इसने फिर से बोल दिया कि ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से आ गया। अब i की वैल्यू क्या है, 5, तो सेम ऑपरेशन फिर से फॉलो होगा, ठीक है। 5 जो है वो 0 आंसर नहीं देगा डिवाइड होने पे, यानी जो 5 है उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड होने पे 0 नहीं आएगा, तो फिर से कर्सर यहाँ पर आएगा और 5 की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, और अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, यानी i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 7। फिर से ये लूप पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी बार ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से आके वो क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा ही कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हमेशा ही क्या है, ट्रू है, क्योंकि इसने बोला वाइल ट्रू, यानी कंडीशन हमेशा ही ट्रू है, तो कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी, तो वाइल लूप रुकेगा ही नहीं। तो जैसे हमारे घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ है, जैसे कि फ़ैन है, ठीक है। अब फ़ैन का आपने स्विच ऑन कर दिया, तो जो फ़ैन है वो कंटिन्यू चलते ही रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं कर दोगे, या जो करंट है वो नहीं चला जाएगा वहाँ से, है ना, यानी लाइट नहीं चली जाएगी, तब तक वो फ़ैन क्या है, कंटिन्यू चलते ही रहेगा। तो क्यों, क्योंकि आपने जो स्विच है उसको ऑन किया हुआ है, यानी आपने ऑन कंडीशन दी है, यानी ट्रू कंडीशन दी है, तो आपने ट्रू सेट किया तो वो चलते ही जाएगा जब तक आप स्विच को फॉल्स यानी ऑफ नहीं कर दोगे। सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, उसने बोल ही दिया कि ट्रू, हमेशा कंडीशन ट्रू ही रहेगी, फॉल्स होगी नहीं। तो ये जो
ये जो वर्किंग है ये कभी रुकेगी नहीं, ये वर्किंग तो चलती चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जो लूप है वो आपका चल जाएगा इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। ऐसी कंडीशन में लूप आपका इनफाइनाइट टाइम यानी चलते ही जाएगा, इसका कुछ कोई इसको रोकने वाला नहीं है ना। रोकेगा तब जब आप अपने प्रोग्राम को आउटपुट को बंद कर दोगे। प्रोग्राम आपने देख लिया, अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए कंटिन्यू चलता जा रहा है, कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, रुक ही नहीं रहा, क्योंकि कंडीशन क्या है, ट्रू है और हमेशा ही ट्रू रहेगी। तो ये प्रोग्राम चलते ही जाएगा, ठीक है। इसका एक ही उपाय है कि आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से बंद कर दो। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप का तो कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, यहाँ पूछा गया है क्या सारे कीवर्ड्स लोअर केस में होते हैं, क्या अपर केस में होते हैं, क्या कैपिटलाइज्ड फॉर्म में होती है, या नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप इससे रिलेटेड एक बात को जान लीजिए। देखिए पाइथन कंपाइलर में 33 कीवर्ड्स होते हैं। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे लोअर केस में होते हैं, लेकिन 3 कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग उनकी कैपिटल लेटर से होती है, बाकी के लेटर लोअर केस में होते हैं, जैसे कि आपको सामने दिख रहे हैं ट्रू, फॉल्स और नन। ओके, तो यदि ऐसा बोलें कि सारे के सारे कीवर्ड्स लोअर केस में, तो ये चीज़ गलत है। और यदि कोई ये भी बोल दे कि सारे के सारे कीवर्ड्स कैपिटलाइज केस में है, तो वो भी गलत है, और अपर केस में तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव।